हम जो भी पैसा सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, उन पैसों को सरकार अलग अलग अपनी योजनाओं में खर्च करती है। लेकिन क्या वो खर्चा नियम के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच भारत में एक पद है केक, जो इसकी जांच के लिए जिम्मेदार होता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का नया केक चुना है, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान लेंगे, जो कि अभी हाल ही में रिटायर हुए। केक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे बचपन में आप कोई भी पैसा खर्च करते थे तो आपके अकाउंट की जांच आपके मम्मी पापा करते थे, और मम्मी पापा आपके अकाउंट की जांच करते समय ये देखते थे कि उन्होंने जो आपको पैसा दिया है किसी चीज़ के लिए, उसी चीज़ पर वो पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, या ज़रूरत से ज़्यादा तो आपने खर्च नहीं कर दिया है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसा दिया गया था, आपने किसी और दूसरी चीज़ में उस पैसे को लगा दिया है। तो ये सब खातों की जांच कौन करता था? आपके मम्मी पापा करते थे। ठीक वैसा ही रोल केक अदा करता है। एक तरह से हम कहें तो केक पूरी तरह से हमारे पैसों का संरक्षक है, जो हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, और इसीलिए ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। सरकार का ये महत्वपूर्ण पद तो है, लेकिन यहाँ पर हमने एक बात जानी कि केक एक्शन में कब आता है। एक्शन में वो तब आता है जब सरकार पैसा खर्च कर चुकी होती है। अब यहाँ पर सवाल कई बार केक को लेकर ये भी उठता है कि भैया आप पैसा खर्च होने के बाद में एक्शन में आते हैं, तो पैसा खर्च होने के पहले ही अगर आप एक्शन में आ जाए तो हमारे जो सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है उसको भी हम प्रॉपर तरीके से रोक पाएंगे। केक की आलोचनाएं तो अलग अलग मुद्दों पर होती रहती है, लेकिन अगर हम भारत में केक के इतिहास पर नज़र डालें तो वी नरहरि राव से लेकर के संजय मूर्ति तक जितने भी केक हुए हैं, उनमें से कुछ केक तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट से सरकार को हिला दिया था। इवन एक केक तो ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट के बाद में पूरी सरकार ही गिर गई थी। बाय द वे, अगर आप इस चर्चित और इंटरेस्टिंग केक के बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो केक कौन थे। यहाँ पर मैं एक हिंट बता देता हूँ कि ये केक की नौकरी ख़त्म होने के बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रशासक भी नियुक्त हुए थे। ये एक हिंट दे दी है। अब आपको कमेंट में बताना है लेक्चर सुनने के पहले ही कि ये केक कौन थे। आज हम जो केक पर चर्चा कर रहे हैं, उस केक की चर्चा पर हम केक के इतिहास पर नज़र डालेंगे। भारतीय संविधान केक के बारे में क्या कहता है, केक के क्या कार्य होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। केक को सरकार से किस तरह से स्वतंत्र रखा जाता है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम इंटरेस्टिंग केक जिन्होंने सरकार को पलटा था, उनकी भी स्टोरी को हम देखेंगे। भारत में सबसे पहले केक का पद 1860 में गठित हुआ था। आपको मालूम होगा 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया था, और उसी के तहत उन्होंने 1860 में पहले केक एडवर्ड ड्रमंड को नियुक्त किया था। और अगर हम स्वतंत्र भारत के बारे में बात करें तो स्वतंत्र भारत में वी नरहरि राव पहले केक बने थे। भारतीय संविधान में केक का उल्लेख आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक दिया गया है। अब केक के बारे में कुछ बेसिक सवाल, जैसे कि केक की नियुक्ति कौन करता है? तो केक की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। केक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो केक का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। केक को पद से किस तरह से हटाया जा सकता है? तो केक को पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाने के लिए अपनाई जाती है। अब आपका एक बेसिक क्वेश्चन निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाते हैं। यहाँ पर एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर जजों को हटाना है या सिमिलर केक को हटाना है तो उसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में आप प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो आपको 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। अगर आप राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो 50 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद में जो सदन का चेयरपर्सन होता है उसके सामने ये प्रस्ताव दिया जाता है। वो प्रस्ताव की जांच करता है, हस्ताक्षर का मिलान करता है, और फिर उसके ऊपर होता है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करे या न करे। प्रस्ताव को अगर किसी सदन में स्वीकार कर लिया गया है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया था, तो फिर वहाँ पर 3 सदस्यों की एक कमेटी बनती है। 3 सदस्यों की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं, और फिर वो जांच के बाद में ये डिसीजन देते हैं कि जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप सही है या नहीं है।
एक बार पता लग गया कि भैया आरोप सही थे, तो उसके बाद में उस पर्टिकुलर सदन में वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद में प्रस्ताव 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पारित होना जरूरी है। एक बार 2/3 मेजोरिटी से वो प्रस्ताव वहाँ पर पारित हो गया, फिर वो दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है और फिर उसके बाद में जज या केक अपने पद से हट जाते हैं। तो एक टिपिकल प्रोसेस है केक को या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि जजों के जैसी टिपिकल प्रक्रिया पद से हटाने के लिए केक के लिए भी क्यों रखी गई है। तो अगर हम भारतीय संविधान पर नज़र डालें तो भारतीय संविधान में कुछ पद ऐसे हैं जिन पर संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी है ना। जैसे जजों को तो हम, सुप्रीम कोर्ट को तो हम वैसे भी संविधान का संरक्षक कहते हैं, क्योंकि संविधान की सही व्याख्या और संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देख रेख करने का कार्य आखिरी में किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। वैसे ही अगर हम केक के बारे में बात करें तो केक तो पूरे भारत सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक खातों का संरक्षक है कि सार्वजनिक धन का सही तरीके से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, इसीलिए इनको पद से हटाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया रखी गई है, जिसके कारण ये सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देते जा रहा हूँ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को या केक को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो यहाँ पर एक आप ट्रिक समझ लीजिए कि जब भी इस तरह के संवैधानिक पदों को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की बात होती है तो कुछ बातें कॉमन आती है। जैसे कि इस तरह के पदों में बैठे हुए व्यक्ति के एक बार नियुक्ति हो जाए, यानी कि इन पदों पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त हो जाए तो नियुक्ति के बाद पे उसके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसे पद से हटाने के लिए एक स्पेशल प्रक्रिया दी गई होती है, महाभियोग जैसी। इसके अलावा इन पदों पर बैठा व्यक्ति जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद में वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकेगा। तो इस तरह के प्रावधान जो कॉमन होते हैं इस तरह के संवैधानिक पदों में कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार इनमें भी लूप होल निकाल लेती है कि रिटायर्ड जज को राज्यपाल नियुक्त कर देती है, राज्यसभा का सांसद नियुक्त कर देती है, केक को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रशासक नियुक्त कर देती है या किसी सरकार की अन्य कमेटी का चेयरमैन बना देती है। तो देखने में तो ये लगता है कि ये पद सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस तरह के व्यक्ति सरकार से कहीं ना कहीं लाभ ले रहे होते हैं। तो आने वाली सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट को इन बातों पर विचार करना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो इस तरह के लूप होल का फायदा सरकारें उठाती है वो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि केक काम क्या करता है। देखिए, केक का कार्य होता है कि राज्य सरकारें और भारत सरकार इन सब के लेखों की जांच करना। लेखों की जांच में क्या करेंगे ये कि जो राज्य सरकार को जो बजट आवंटित हुआ है, भारत सरकार को जो बजट आवंटित हुआ है पर्टिकुलर अलग अलग योजनाओं के लिए, वो उन्होंने सही तरीके से खर्च किया है या नहीं किया है, नियम के अनुसार खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब बातें केग अपने परीक्षण में देखता है। इसके अलावा भारत सरकार, राज्य सरकार के कई सारे सार्वजनिक उपक्रम भी काम करते हैं। उनके खातों की भी जांच का जिम्मा किसके पास होता है? केग के पास होता है। अच्छा, यहाँ पर केग राज्य सरकारों के खातों की भी जांच कर रहा है, साथ ही साथ भारत सरकार के खातों की भी जांच कर रहा है। अब ये पूरी जो जांच होती है, उन जांच की रिपोर्ट हर साल केग भारत सरकार के लिए रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य सरकारों के लिए रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। अगर हम देखें, इनकी रिपोर्ट में नज़र डालें तो इस रिपोर्ट के भी 3 भाग होते हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट विनियोग खाते के लिए होती है, दूसरी रिपोर्ट वित्त खाते के लिए होती है, तीसरी सार्वजनिक उपक्रम के खातों की जांच की रिपोर्ट भी इनमें सम्मिलित होती है। तो इस तरह से केग जो हर साल अलग अलग राज्य सरकारों के लिए राज्यपालों को और भारत सरकार के लिए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि केग ने भारत सरकार के लिए रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी और राज्यों के लिए राज्यपाल को दे दी, इसके बाद में इस रिपोर्ट का क्या होगा? तो राष्ट्रपति जी संसद में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे और राज्यपाल
अलग अलग विधानसभाओं में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। अब राष्ट्रपति के नज़रिए से बात करें तो राष्ट्रपति ने जो रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी है, उस रिपोर्ट को रखा जाएगा किसके सामने? लोक लेखा समिति के समक्ष। लोक लेखा समिति, या जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस कमेटी में दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व होता है। और इस कमेटी का मेन कार्य क्या होता है? मेन कार्य होता है केक की रिपोर्ट की जांच करना। अच्छा, यहाँ पर इस कमेटी में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है, और 1967 से तो इस कमेटी में एक परंपरा बनी हुई है कि इस कमेटी का अध्यक्ष विपक्ष का ही नेता बनेगा, यानी कोई विपक्षी दल का ही नेता इस कमेटी का अध्यक्ष बनता है। ये कमेटी को अगर हम इसके इतिहास पर नज़र डालें तो 1919 के अधिनियम से ये कमेटी अस्तित्व में आई थी, और 1921 में भारत में ये पहली बार संसद में इस कमेटी का गठन हुआ था। और इस कमेटी का महत्वपूर्ण रोल होता है केक की रिपोर्ट को जांच करना, केक के रिपोर्ट की एक एक बारीकी को चेक करना, उसके तकनीकी पहलुओं को देखना, इवन वो केक से भी इस मामले में डिस्कशन करता है, और संबंधित अधिकारियों को भी ये कमेटी अपने समक्ष बुलाती है। इस तरह से ये केक की रिपोर्ट को पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देते हैं। ये तो हमने जान लिया केक के बारे में बेसिक बातों को। अब हम बात करते हैं उन चर्चित केक के बारे में जिन्होंने सत्ता को पलट दिया था। मैं बात कर रहा हूँ विनोद राय जी के बारे में। विनोद राय जी वर्ष 2008 में भारत के केक बने थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में लेके चल रहा हूँ। वर्ष 2008 के बाद में वर्ष 2009 में चुनाव हुए थे, और चुनाव में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, और ये एक तरह से यूपीए गवर्नमेंट का सेकंड कार्यकाल था। और वर्ष 2010 में विनोद राय जी अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, अब जब रिपोर्ट सौंपी उसके बीच में एक गतिविधि और हो रही थी। वो गतिविधि थी 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन की। और उस समय जो तात्कालिक सरकार थी उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए पहले आओ और पहले पाओ की नीति को अपनाया था। अब इसी नीति को केक विनोद राय जी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया, और उन्होंने बोला कि सरकार ने जो पहले आओ पहले पाओ की नीति को अपनाया है, उसके तहत भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पर इन्होंने विनोद राय जी ने एक बात करी कि भारत सरकार ने कोई सी पॉलिसी अपनाई थी, उस पॉलिसी पर उंगली कर दी। अब यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि केक के अगर हम कर्तव्य देखें तो केक जो है वो खातों की जांच करता है। कोई व्यय नियम के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने का राइट किसका है? केक का है। लेकिन सरकार ने किसी पैसों को खर्च करने के लिए कौन सी नीति अपनाई है या नहीं अपनाई है, उस नीति की आलोचना करने का राइट केक का नहीं होता। लेकिन केक ने क्या करा? यहाँ पर आलोचना कर दी। ठीक है, अब 1,76,000 करोड़ के घोटाले का इन्होंने बात कर दी कि 1,76,000 करोड़ का भारत सरकार को नुकसान हुआ। अभी घोटाले शब्द का प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। और केक ने अपनी रिपोर्ट में घोटाले शब्द का प्रयोग भी नहीं किया था। अब ये रिपोर्ट जाती है राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी संसद के समक्ष रखते हैं इस रिपोर्ट को, और संसद से जाती है कहाँ पर? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति के पास। उस समय लोक लेखा समिति के चेयरमैन होते हैं मुरली मनोहर जोशी जी। ठीक है, अब मुरली मनोहर जी जोशी उस समय बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी के लगभग ही उनका बड़ा कद था। अब उस कमेटी में ये रिपोर्ट डिस्कस होती है, और डिस्कशन के बाद में चर्चा ये सामने आ जाती है कि भारत सरकार ने क्या करा है? 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला कर लिया है, और 1,76,000 करोड़ का घोटाला करा है। इसी परिप्रेक्ष्य में उस समय के दूरसंचार मंत्री ए राजा, उस समय के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे करुणानिधि जी, उनकी बेटी कनिमोझी, उनको दोनों को अरेस्ट किया जाता है प्रक्रिया के तहत। कई सालों तक मामला चलता है कोर्ट में, और अभी हाल ही में 2017 में कोर्ट ने माना कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ था। अब यहाँ पर ये बात हुई कि जब ये 2G स्पेक्ट्रम का मामला सामने आया था पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने, तो आपको मालूम होगा
उसी के बाद में फिर एक अन्ना हजारे मूवमेंट होता है, और अन्ना हजारे मूवमेंट में क्या बात निकल के आती है, लोकपाल के गठन को लेकर। और लोकपाल के गठन को लेकर बात इसलिए आती है क्योंकि भैया इतना बड़ा घोटाला हुआ। हाँ, उसके पहले थोड़े दिन पहले कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ था, लेकिन साथ में एक तरह से नमक मिर्च लग गई किसके द्वारा, केक की रिपोर्ट के द्वारा, कि भैया 1,76,000 करोड़ का भी घोटाला हो गया है 2G स्पेक्ट्रम में। तो फिर अन्ना हजारे का मूवमेंट आता है, और उसके बाद में फिर सरकार के खिलाफ एक तरह से विरोधी लहर बन जाती है, और सरकार सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विनोद राय जी ने एक तरह से अपनी रिपोर्ट के द्वारा सरकार के परिवर्तन के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। ठीक है, या यूँ कहें कि एक तरह से उनकी रिपोर्ट के बाद में ही यूपीए गवर्नमेंट अस्तित्व से बाहर हो गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि केक को स्वतंत्र रखने के लिए भारतीय संविधान में अलग अलग प्रावधान किए गए। अब केक रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में उनको किसी भी पद पे नियुक्त नहीं किया जाना था, लेकिन आपको मालूम होगा जब मैच फिक्सिंग का और इस तरह के विवाद चल रहे थे, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एक तरह से कमान अपने हाथ में कर ली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ही फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रशासक विनोद राय जी को नियुक्त किया था। और फिर उसके बाद में विनोद राय जी बैंक ब्यूरो एक बोर्ड है जो कि बैंक से संबंधित जितने भी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होती है उसके लिए कैबिनेट को सलाह देता है। उस कमेटी के चेयरमैन भी बनाए गए विनोद राय जी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में 2017 या 18 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो फिर यहाँ पर विनोद राय जी की भूमिका पर क्वेश्चन मार्क लग गया। और फिर बाद में मैंने बताया ही कि कोर्ट में जो मामला चला था ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का, तो बाद में पता लगा कि कोर्ट ने माना कि भैया कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ था। ए राजा, कनिमोझी, इन सब को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, और जितने भी अभियुक्त बनाए गए थे उन सबको भी बरी कर दिया गया। तो फिर यहाँ पर केक की भूमिका पर एक तरह से सवालिया निशान लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब हम केक के बारे में पढ़ते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कुछ इस तरह की बातें भी पर भी आपकी नज़र होना चाहिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी एक समझ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था हमारे केक की पूरी चर्चा। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अन्य लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।